हेलो तो नमस्कार। कैसे हो सभी? स्वागत आपका द बायो वाला में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका जो चैप्टर चल रहा था क्लास 12 बायोलॉजी में, जो पहला चैप्टर चल रहा था हमारा पुष्पीय पात्र में लैंगिक जनन। और इसमें हम लोग बिल्कुल लास्ट में पहुंचने वाले हैं। और ये इस चैप्टर का जो आपका जितनी भी थ्योरी है उसका लास्ट होने वाला है। ठीक, लास्ट टॉपिक रहेगा, लास्ट लेक्चर रहेगा। इसमें आपको 2 से 3 टॉपिक है पढ़ने के लिए, असंग जनन, बहुरूढ़ता और इसके बाद में आपका अनिषेक फलन। ठीक है। और बाकी वीडियो आपने अभी ना देखी है तो सभी से जा करके प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आराम से आप सीक्वेंस वाइज आपको सारी वीडियो एक एक करके मिल जाएंगे। ठीक है। और इससे पहले बढ़ेंगे आगे, इससे पहले कहना चाहूंगा आप लोगों से कि यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा फायदा ये रहेगा कि मैं यहाँ से कोई वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आपका जो लेक्चर है, जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, पुष्पीय पात्र में लैंगिक जनन। और जनन में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो स्टार्ट करेंगे आज हम असंग जनन से। ठीक है, क्या नाम रहेगा? असंग जनन। असंग जनन, एपोमिक्सिस। ठीक है, एपोमिक्सिस बोलते हैं इसको। इससे स्टार्ट करेंगे क्योंकि चैप्टर का ही नाम है पुष्पीय पात्र में लैंगिक जनन। ठीक है, पुष्पीय पात्र में लैंगिक जनन। अब ये लैंगिक जनन जो होगा वो आपका जनन, ठीक, कैसे होगा? बीजांड बनेगा, बीजांड से बीज बनेंगे। ठीक है, ये सिंपल सी प्रोसेस होती है, उसके थ्रू होता है। लेकिन यदि हम जनन में बात करते हैं, ये असंग जनन क्या होता है? इसमें जो जनन होगा, इसमें जो भ्रूण बनेगा, भ्रूण बनेगा, भ्रूण से बीज बनेगा। ठीक है, भ्रूण बनता है, जो बीजांड होता है उसका बीज बना लेता है। ठीक है, उसमें होगा क्या इस कंडीशन में? असंग जनन में क्या होता है, जो आपने पहले कंडीशन पढ़ी है, निषेचन के बाद में जो होता है नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। ठीक है, वो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल से क्या रहेगा, आपको कोई एक कोशिका जो होगी वो कुछ अलग तरह से बिहेवियर करेगी, और जैसे बीजांड का कोशिका हो गई, अद्यावरण की कोशिका हो गई, वो जाकर के क्या बना लेगी? आपका भ्रूण बना लेगी। कहने का मतलब एक चीज और सिंपल से हो जाएगी, इसमें जो जनन करेगी कोशिका, वो कोशिका द्विगुणित होगी। कैसी होगी? द्विगुणित होगी। द्विगुणित कोशिका से जनन होता है। जबकि इससे पहले में जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था? उसमें अगुणित कोशिकाएं थी। अगुणित अगुणित कोशिकाएं थी। जैसे आपकी बात करेंगे, एक आपकी मेल होगा, मेल की अगुणित कोशिका थी, और एक आपकी फीमेल, इसकी अगुणित कोशिका थी। तो इनकी अगुणित कोशिकाएं मिलकर के एक द्विगुणित क्या बनाती थी? जाइगोट, एक गमनीय बनाती थी। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, असंग जनन में क्या होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं बनता है। जो कोशिकाएं होती है, जो मैंने आपको पहले से क्लियर कर दिया है कि जब तक अरसूत्री विभाजन नहीं होता है, जब तक अरसूत्री विभाजन नहीं होता है तो इसकी हर एक कोशिका बेटा द्विगुणित होती है। ठीक है, क्या होती है? द्विगुणित होती है। तो यहां पर क्या होती है, जो द्विगुणित कोशिकाएं होती है वही आपका भ्रूण बना लेगी। ठीक है, उन्हीं से क्या बन जाएगा? भ्रूण बन जाएगा। क्लियर? तो अब देखो, मैं इसे लिखना चाहूंगा, इसको मिटा के एक लाइन लिखेंगे, अलग अलग परिभाषा में तो 2 तरह से लिख के देंगे, 3 तरह से भी, ताकि आप अच्छे से समझ सको। क्योंकि अलग अलग जब भी आप गैस पेपर पढ़ोगे या आप बुक पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें आपको अलग अलग वर्ड में आपको यही जो असल जन है वो मिलेगा लिखा हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? इस प्रकार की जन्म में क्या होता है आपका? बिना युग्मक संलयन के। ठीक है, क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे बिना युग्मक संलयन के, बिना युग्मक संलयन से, बिना युग्मक संलयन के भ्रूण का निर्माण। ठीक है, इतना लिखेंगे, बिना युग्मक संलयन के भ्रूण का निर्माण होना क्या कहलाएगा? असंग जनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असंग जनन कहलाएगा। अगला पॉइंट नोट करेंगे, इसी में क्या लिखेंगे? बिना निषेचन,
बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण, बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण, भ्रूण का निर्माण क्या कहलाएगा? असंग जनन कहलाएगा। तीसरा पॉइंट देखो, इसी को और कैसे ले सकते हैं? बिना युग्मक संलयन, बिना निषेचन के। अगला पॉइंट लिखेंगे बिना अर्धसूत्री विभाजन, बिना अर्धसूत्री विभाजन के भ्रूण का निर्माण। क्योंकि जब भ्रूण बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा? भ्रूण बन जाएगा, तो उसी से क्या बनेगा? आपका नया पौधा मतलब बीज बनेगा, भ्रूण बनेगा, तो वही आपका नया पौधा बनाएगा। तो यहाँ पर आपको कहीं 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 कुछ कुछ बुक में क्या बेटा आपको पौधा भी मिल जाएगा लिखा हुआ। पौधा, जहां मैंने भ्रूण लिखा हुआ है सिंपल लिख देगा, बिना युग्मक संलयन के पौधे का निर्माण, बिना निषेचन के पौधे का निर्माण और बिना अर्धसूत्री विभाजन के पौधे का निर्माण क्या कहलाता है? असंगजन। ये सब सिंपल सिंपल सी मैंने आपको 3 डेफिनेशन लिख करके दे दी। ठीक है, क्लियर? इसके बाद में बात करेंगे इसकी असंगजन की, तो इसकी खोज, ठीक है, इसकी खोज, असंगजन की खोज। तो खोज करते हैं वैज्ञानिक आते हैं बेटा विंकलर। कौन आते हैं? विंकलर। कब करते हैं? तो 1908 में। ये पॉइंट आपको एक्स्ट्रा याद रखना है, ठीक है। असंगजन की खोज कौन करते हैं? विंकलर। कब करते हैं? 1908 में करते हैं। क्या होता है? तो वो मैंने आपको लिख के दे दिया उधर से, ठीक। दूसरी बात, अब आते हैं बेटा ये होता किसमें, कौन कौन से पौधे ऐसे होते हैं जिनमें असंगजन होता है, जिनमें असंगजन होता है। तो आप बात करोगे किसकी? अंगूर की। किसमें? अंगूर में, ठीक है। और क्या होता है आपका? एक कुल होता है आपका एसिड्रेसी, एसिड्रेसी, जिसमें आपका सूरजमुखी आता है, सूरजमुखी, सूरजमुखी, ठीक। सूरजमुखी ये कुल का नाम है, इसी कुल में आता है सूरजमुखी। ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे असंग जनन के। क्या हो जाएंगे? असंग जनन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। दूसरी बात, अब ये असंग जनन का कारण क्या है कि पौधों में असंग जनन होता क्यों है, ठीक है, क्यों होता है? तो इसमें क्या लिखेंगे आप? एक वर्ड पढ़ते हैं आप, अनिषेक फलन, अलग हो जाता है अनिषेक जनन। चलो इसी करेंगे, अनिषेक जनन, अनिषेक जनन, ठीक है। अनिषेक जनन, आज मीन्स होता है नहीं, निषेचन मतलब बिना निषेचन के जनन हो जाता है, बिना निषेचन के जनन हो जाता है, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे? अनिषेक जनन बोलेंगे। बिना निषेचन के जनन होना ही क्या बनेगा? अनिषेक जनन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती एमएमसी, क्या लिखेंगे? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ये मैं कारण लिख रहा हूं बेटा कि इसका कारण क्या है, असंगजन होता क्यों है। इसमें एक होता है अनिषेक जनन, इसमें क्या होता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, पेन नहीं चलेगा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा? में बिना अर्धसूत्री विभाजन हुए ठीक है, या में हटा देंगे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बिना अर्धसूत्री विभाजन ये भ्रूण में बदल जाती है, भ्रूण बना लेती है, भ्रूण बना लेती है या भ्रूण में बदल जाती है, ठीक है। यहां पर क्या होगा? निषेचन नहीं होगा, ठीक है।
और ना ही इसमें निषेचन होता है, और ना ही इसमें निषेचन होता है, या ना ही ये निषेचित होती है, ऐसे लिखे आएंगे, ना ही ये निषेचित होती है, थोड़ा सा तो अच्छा भी रहेगा। ना ही ये कौन सी, अरसूत्री कोशिका थी, पूर्व बीजाणु मातृ कोशिका, ये कैसी थी, 2n थी, द्विगुणित, कोई असूत्री विभाजन नहीं हुआ, जैसी थी वैसी ही क्या बनने लगी, भ्रूण में बदल गई, भ्रूण बना लेती है। और ना ही इसमें, और ना ही इसमें क्या बनता है, निषेचन होता है, निषेचित होती है, ना ही ये निषेचित होती है, निषेचित। निषेचित होती है। तो इसमें जो भ्रूण बनेगा वो कैसा बन जाएगा, आपका द्विगुणित बन जाएगा। भ्रूण सब भी आपके द्विगुणित होते हैं, लेकिन वो अलग अलग आपके युग्मक बनते हैं, यहाँ पर कोई युग्मक नहीं मिलते हैं, युग्मक तो मिलने ही नहीं, तो परिभाषा नहीं होगा क्लियर, ठीक है। इसके बाद में आपकी बात करेंगे आगे, एक आपके होते अपस्थानिक भ्रूणता, अपस्थानिक भ्रूणता, अपस्थानिक भ्रूणता, और इसी का एक नाम और है इसका, इसे द्विगुणित बीजुता बोल देते हैं, क्या बोलते थे, द्विगुणित बीजुता बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर द्विगुणित कोशिका होती वही बना लेती है, द्विगुणित बीजुता, ये थोड़ा सा बीजुड़ता, ठीक है, ये एक्स्ट्रा नाम। या तो बोलेंगे अनिषेक जनन, अभी एक वर्ड मिलता जुलता और पढ़ेंगे, अनिषेक फलन वो अलग होता है, ये अनिषेक जनन है। या इसी को बोलेंगे द्विगुणित बीजाणुता, इसमें जो बीजाणु था वो द्विगुणित था, द्विगुणित से क्या बन गया, आपका भ्रूण बन गया, कोई यहाँ पर निषेचन नहीं हुआ, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं, कोई पॉलिनेशन नहीं, डायरेक्ट सीधा भ्रूण बन गया, ठीक है, क्लियर। चलिए इसके बाद में अब देखेंगे आपका दूसरा मैंने क्या लिखा था, अपस्थानिक भ्रूणता। इसमें क्या होता है, जो आपका बीजांड का है, जैसे बीजांड होता है, जैसे थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको बेटा, ये देखो बीजांड है, बीजांड, ये बीजांड कोष, और ये आपका बीजांड का है, जो इसमें रहती है कोष का बीजांड का है। अब होता क्या है, बीजांड का या अध्यावरण, ये इसका अध्यावरण या बीजांड का है, इसमें क्या होता है, बीजांड का है, बीजांड का है या अध्यावरण। अब यहां पर जगह नहीं रहेगी, समझ लो कि ये आपको मैंने बना के दिया है, इतना तो पता चल ही गया होगा आप लोगों को बीजांड का अध्यावरण के बारे में, बीजांड का या अध्यावरण। अब ये कोशिकाएं कैसी हैं, तो ये भी बोलेंगे द्विगुणित कोशिकाएं हैं, ये भी कैसी है, द्विगुणित कोशिकाएं हैं, बीजांड का और अध्यावरण की कोशिकाएं, ठीक है, में विभाजन से भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड का या अध्यावरण में 2n जो आपकी कोशिकाएं थी द्विगुणित थी, में विभाजन से क्या होता है, कुछ कोशिकाएं अलग दिखेंगी, ठीक है, और क्या बना लेंगी, भ्रूण बना लेती हैं, इससे क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। ये सिंपल सी बात किसकी हो गई बेटा, अपस्थानिक भ्रूणता, असंग जनन। एक टॉपिक क्लियर, असंग जनन को दोबारा समझेंगे, बिना युग्मक संलयन के, बिना निषेचन के, या जब लिखेंगे तो इसमें और सकते, बिना निषेचन बिना परागण के भ्रूण का निर्माण क्या कहलाता है, असंग जनन कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, असंग जनन कहलाता है, ठीक है, असंग जनन कहलाता है। इसके बाद में इसकी खोज और ये कुछ इसके कारण क्यों होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो बीजांड होता है, बीजांड में आपका बीजांड आवरण होता है, अध्यावरण जिसे बोलते हैं, और बीजांड का है, और इसके अंदर क्या था, गुरु बीजाणु कोशिका, गुरु बीजाणु कोशिका अर्धसूत्री विभाजन नहीं करती है, डायरेक्ट सीधे भ्रूण बना लेगी, ठीक है, बिना युग्मक संलयन से। इसमें क्या होता है, ये जो कोशिका है, जो कोई काम नहीं है इनका, इनका अलग अलग काम, इनका कहीं निषेचन में कोई काम नहीं, मतलब उसमें भ्रूण बनाने में इनका कोई रोल नहीं था, अभी तक मैंने पढ़ा था, एक बीजपत्री में, द्विबीजपत्री में, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, यही पूरा भ्रूण बनाती है, ठीक है, तो इसी को बेटा बोलते हैं असंग जनन, क्लियर। चलिए इसके बाद में
अगला टॉपिक लिखेंगे आप यहाँ पर अनिषेक फलन। अनिषेक फलन, ये असंग जनन हुआ। ये आपके इंपॉर्टेंट टिप्पणी में क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में हर बार कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। ठीक है, जब आप पीवाईक्यू देखेंगे उड़ा करके तो असंग जनन नाम से, और एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन मेंशन ही है, असंग जनन का महत्व समझाइए, ऐसा क्वेश्चन है। असंग क्या है, ऐसे क्वेश्चन। तो अभी इसमें थोड़ा सा और टाइम लेंगे, इसका महत्व की बात करेंगे, इसके बाद में लिखेंगे हम आपका अनिषेक फलन। ठीक है, तो अब जानेंगे हम यहाँ पर क्या, असंग जनन के महत्व, इंपोर्टेंस के बारे में। असंग जनन का महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है इसके, उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंट है इनकी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है इसका, क्योंकि यहां पर कोई सी प्रकार का कोई युग्म का संलय नहीं होता है बेटा। युग्म का संलय नहीं होता है, इट मींस क्या है, यहां पर परागण की क्रिया कोई जरूरी नहीं है। परागण होगा तब भी भ्रूण बन जाएगा, और नहीं होगा और ना हो ना कोई दिक्कत नहीं। जैसे तुम्हें थोड़ी सी कहानी बता दें, परागण के लिए क्या होता है, पर परागण होता है, पर परागण में जो पौधा होता है वो बेचारा डिपेंड रहता है दूसरे के ऊपर, कि जब कोई आएगा तो परागण को उठाएगा और उस पर पटकेगा, भर्ती कागज पर ले जाकर के डालेगा, तब जाकर निषेचन होगा। लेकिन ये जो पौधे होते हैं जिनमें असंग जनन होता है, असंग जनन के जो पौधे होते हैं उनमें परागण का कोई महत्व नहीं। वो नहीं जहां पे हमारे पास कोई आए हम ऐसे ही गुण बना लेंगे, ऐसे ही आपके जो है बीज बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इसमें परागण, परागण, ठीक है, इसमें परागण, परागण क्या है, परागण होने, परागण होने, परागण होना लिख लेंगे, परागण होना अनिवार्य नहीं है। नहीं है, इसमें परागण होना अनिवार्य नहीं है, कोई बात नहीं, मत हो परागण, फिर भी जो है पौधा बन जाएगा, मतलब जन्म कर जाएगा, आपका नया बीज बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि अब इसमें क्या परागण नहीं होगा और दूसरा इधर से उधर से कोई भी नया परागण नहीं आएगा इनके पास, तो इनमें जो एक्यूरेंसी रहेगी, जो आपके आनुवांशिक गुणों की, वो पीढ़ी दर पीढ़ी कहती सेम रहती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी समान रहते हैं, समान रहते हैं, या समान रहते लिख लेंगे, या मात्र कुछ के समान रहते हैं, समान रहते हैं। ठीक है, अगला बात, इसके बाद में तीसरा पॉइंट देखेंगे, क्या रहता है इसमें, आनुवांशिक लक्षण होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे रहेंगे, समान रहेंगे, कोई मतलब नहीं चेंज होने, कहीं से कहीं तक चांस ही नहीं रहेगा। दूसरी बात, ये लक्षण चेंज हो जाते हैं कब, जब अलग अलग के पराग अलग अलग पुष्प पर गिरते हैं, क्योंकि तो सबका मिश्रण बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर पागल हो नहीं रहा है, तो इसमें क्या, जैसे आप चाह रहे हो इसी गुण के पौधे हैं लंबे समय तक संरक्षित रह सके, तो उनके लिए जरूरी है कि वो क्या करें, असंग जनन करें। क्या करें, असंग जनन करें। तो इसमें वो क्या कर सकते हैं, इसमें जो मातृ गुण है उनको संरक्षित करके रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं लंबे समय तक। ठीक है, प्रिजर्व करके रख सकते हैं लंबे समय तक। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सिंपल से लिखेंगे, लक्षणों का, लक्षणों को संरक्षित करके रख सकते हैं, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन होगा नहीं, एक पौधा वही आपका, तो सारे गुण हैं एक ही में है। तो इस प्रकार की सारी घटनाएं आपके ये तीन है इंपोर्टेंस हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू और आपका इंपोर्टेंट दोनों लगा लीजिए भाई, पीवाईक्यू भैया और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। असंग जनन क्या है, इसके महत्व क्या है। ओके, चलिए इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, अब लिखेंगे, क्वेश्चन नहीं मतलब टॉपिक है आपका, और क्वेश्चन बनता है यहां से, उसे उसका नाम है अनिषेक फलन।
अनिषेक फलन, पार्थिनोकॉर्पी। ठीक है, अनिषेक फलन, तो यहां पर लिखेंगे हेडिंग अनिषेक फलन, जिसे बोलेंगे पार्थिनोकार्पी। ठीक है, और ये वर्ड जो है हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना, इसे ऐसा ही लिख के आ जाएगा पार्थिनो, पार्थिनोकॉर्पी। क्या है, तब भी बोलना अनिषेक फलन। बेटा अभी जो पढ़ा था वो अनिषेक जनन था, अनिषेक जनन, ये अनिषेक फलन है। ठीक है, थोड़ा सा चीजों को रिलेट करिए और उनमें अंतर करना सीखिए। अनिषेक जनन अलग बात है और अनिषेक फलन ये अलग होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आपकी किसकी, अनिषेक फलन। तो अनिषेक फलन क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो बीज फल जो बनेगा, जो उसमें बीज बनते थे, यहाँ पर पूरा फल ही बनेगा। कैसे बनेगा, बिना निषेचन के। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बिना, चलो अब इसको थोड़ा सा लंबा लिखेंगे, इसमें मैंने ये क्या ना लिखा था, इसमें इसको भी शामिल कर देंगे, लेकिन टॉपिक मैन भाई पहुंचना बेटा वहीं पर आपको है। बिना परागण व बिना निषेचन, बिना परागण बिना निषेचन, बिना परागण बिना निषेचन से फल का निर्माण, फल का निर्माण होना। बिना निषेचन, बिना परागण, बिना निषेचन, बिना परागण, बिना परागण बिना निषेचन, एक ही बात है, से फल का निर्माण होना क्या कहलाता है, अनिषेक फलन कहलाता है। क्या कहलाता है, अनिषेक फलन कहलाता है। दूसरी बात, जो ऐसे जो फल बनेंगे, ऐसे जो फल बनेंगे, इनमें क्या होता है, इनमें बीज नहीं होते हैं। तो ये लिखेंगे ये फल अनिषेक फलन से जो फल बनेंगे, ये फल बीज रहित होते हैं, बीज रहित होते हैं। इनमें बीज नहीं मिलेगा, इनमें किसी भी प्रकार का कोई सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई बीज यहां पर नहीं बनता है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे, ये आपकी अनिषेक फलन में तो कोई बीज नहीं बनेगा। ठीक, अब ये होता किसमें है, एग्जाम्पल की बात करेंगे, और यहां से एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, क्वेश्चन जब देखोगे नीचे तो उसमें लिखा कृत्रिम अनिषेक फलन। देखो ये तो वैसे तो प्राकृतिक हो जाता है, कुछ पौधों में प्राकृतिक होता है, ठीक है, लेकिन अब क्या भाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ी सी आगे है। जब आप चैप्टर पढ़ोगे, ये वाला आपका 5वें चैप्टर में, तो कृत्रिम अनिषेक फलन, अनिषेक फलन, कृत्रिम अनिषेक फलन, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और मैं इसी में इसको शामिल कर लिया क्योंकि मुझे यही पढ़ाना है अनिषेक फलन, तो मैंने सोचा इसको भी यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, अब सोचेंगे, देखिए थोड़ा सोचिए, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, बिना परागण बिना निषेचन के फल बन रहा है, और इस फल में क्या है, बीज नहीं है, इस फल में बीज नहीं है। लेकिन अब क्या होगा, बाई चांस बीज बन जाए, जैसे हम चाह रहे हैं कि अब हम क्या करें, अपने आप से खुद से क्या करते हैं, कृत्रिम अनिषेक फलन करेंगे, ऐसा फल बनाएंगे जिसमें बीज नहीं होगा। जैसे किसी का बीज हानिकारक है, किसी का बीज हानिकारक, जैसे समझो टमाटर है, टमाटर के बीज हानिकारक होते हैं। अब साइंस लोग, जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक लोग हैं, वैज्ञानिक सोचा कि टमाटर ऐसा बनाए जिसमें बीज नहीं होगा, तो क्या करेंगे, उसका कृत्रिम अनिषेक फलन करेंगे। तरबूज आ रहा है मार्केट में जिसमें बीज नहीं है, कैसे बना हुआ है, अनिषेक फलन से बना हुआ है। ठीक है, पपीता ये इसके एग्जाम्पल है। केला, केला बीज होता है, नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता भाई, क्योंकि उसमें अनिषेक फलन, अनिषेक फलन से क्या बनता है, केला बनता है। अब इसमें होता क्या है, इसकी जो अंडाशय होती है, ओवरी जो होती है, इसकी अंडाशय जो होता है, इसका ऐसे पौधों का अंडाशय ओवरी होती है, उसमें कुछ हार्मोनल चेंज आते हैं, कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं, कुछ हार्मोन्स के परिवर्तन होते हैं, जिससे जो पूरा अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है।
ठीक है, किसमें बदल जाता है, फल में बदल जाता है और बीज नहीं बनते हैं। ठीक, ये सिंपल सी बात कहानी है इसकी। लेकिन अब सुनो, क्या था कृत्रिम, कृत्रिम तो लिखेंगे यह क्रिया कृत्रिम रूप से भी संपन्न कराई जा सकती है, कराई जा सकती है। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको कल ही क्लास में पढ़ाया था, कौन सा एक टॉपिक आया था आपका, कृत्रिम संकरण, कृत्रिम संकरण। तो कृत्रिम संकरण का उपयोग करके, प्रयोग करके हम क्या करेंगे, कृत्रिम अनिषेक फलन बना लेंगे। ठीक है, तो ये क्रिया कृत्रिम रूप से भी संपन्न कराई जा सकती है। ठीक है, इसमें पुष्प के पुंकेसरों को काटकर, ठीक है, अलग कर देते हैं, अलग कर देते हैं। पुंकेसरों क्या कर देंगे, काट कर अलग कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर बांधेंगे नहीं, क्या करेंगे उसका समझो, क्योंकि हमें क्या करना है, निषेचन नहीं करवाना है हमें, तो जो अंडाशय है उसी को क्या करना है, फल बनाना है उसको। ठीक है, फल में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, पुंकेसरों को काटकर अलग कर देते हैं एवं इसकी वर्तिका, वर्तिकाग्र पर एक हार्मोन्स है बेटा, ऑक्सिन। ठीक है, ये अपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, ऑक्सिन हार्मोन जिब्रेलिन। ठीक है, इनके बारे में। तो ऑक्सिन का लेप कर देते हैं, लेप कर देते हैं, जिससे जिससे अंडाशय फल में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन से, इस इतने टॉपिक से 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। देखो आएगा क्वेश्चन, या तो सिंपल पूछ लेगा अनिषेक फलन क्या है, ठीक है, या पूछ लेगा थोड़ा सा घुमा देगा तो कृत्रिम अनिषेक फलन। तो उसमें क्या है, दोनों चीजें मैंने यहाँ पर शामिल कर ली। यहाँ तक तो भाई मैंने बता दिया कि बिना निषेचन, बिना परागण की क्या बन जाएगा, फल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो उसके पुंकेसर होंगे उनको अलग कर देंगे ताकि परागण ना हो जाए। और इसकी वर्तिका के ऊपर क्या करेंगे कि हार्मोन्स होता है आपका ऑक्सिन, इसका लेप कर देते हैं, और लेप कर देंगे, इससे क्या हो जाएगा, जो अंडाशय है वो विकसित हो जाएगा फल में, इसके अंदर बीज नहीं होंगे, इसके अंदर बीज नहीं होंगे। तो अब बेटा इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो इसके उदाहरण लिख लो। उदाहरण में लिखेंगे तो उदाहरण में भाई केला लिखो, पपीता लिख लो, ठीक है, और तरबूज भी आपका, चलो मैं यहां पर लिख दूंगा तरबूज, ये लेकिन आपका आर्टिफिशियल होता है, कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। वैसे इसमें बीज होते हैं, जब भी आप नॉर्मल तरबूज देखते हो उसमें आपको मिल जाएगा, लेकिन जो कृत्रिम अनिषेक फलन से तरबूज बनाया जाता है उसमें बीज नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, लेकिन ये 100% आपको पेड़ मिलेगा, इसमें भी कहीं कहीं बीज मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसके साथ कहानी रहती है, देखो पपीता के साथ क्या होता है, पपीता जो होता है आपका एक नहीं, मतलब एक पपीता होगा तो उसमें या तो मादा पुष्प होगा, ठीक है, या नर पुष्प होगा, या क्या होगा, नर पुष्प होगा। यदि आपने अपने घर में नर पपीता लगा रखा, नर वाला मतलब जिसपे नर पुष्प आ रहे हैं, उसमें कभी भी फल यानी पपीता नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है इस बात का। लेकिन यदि आपने मादा पुष्प वाला पपीता लगा रखा है जिसपे मादा पुष्प आ रहे हैं, तो वो आपको फल देगा। ठीक है, वो फल हो सकता है बाई चांस, क्योंकि आप इतना तो सेव नहीं कर पाओगे, बिल्कुल हवा बंद कर दो और परागण ना हो पाए, हो सकता है कि आसपास से परागकण आ जाए और उस पर गिर जाए, तब परागण हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, बाई चांस हो सकता है जिसमें बीज मिल जाएगा। देखो यदि पपीते में बीज है तो जान लेना भाई वो अनिषेक फलन नहीं है, क्योंकि वो निषेचन से बना हुआ है।
लेकिन जब बीज रहित है, बीज नहीं है, बिना बीज का है, बीज बिना, ठीक है, बीज नहीं है, बिना बीज का है, तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, वो अनिषेक फलन से ही उसकी जो अंडाशय होगा, उसकी जो ओवरी होगी, वो चेंज हुई होगी किसमें, फल में। ठीक है, क्लियर। ये सिंपल सी बातें किसकी हो गई, सिंपल सी मोटी सी अच्छी बातें अनिषेक फलन के बारे में। ओके, एक पॉइंट आपका लास्ट जो बचता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे बोलते हैं बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, बहुभ्रूणता, ये लास्ट में आप ये एनसीईआरटी में किसी भी बुक में देखोगे सब में लास्ट में ही दिखते हैं आपको, अनिषेक जनन, ठीक है, अनिषेक फलन, असंग जनन और बहुभ्रूणता। अब देखेंगे बहुभ्रूणता क्या होता है। ठीक है, किसकी बात करेंगे, बहुभ्रूणता की बात करेंगे। तो एक हेडिंग लिखेंगे आप लोग मेरे साथ में, बहुभ्रूणता। नाम से ही क्लियर हो रहा, बहु मीन्स होता है बहुत, मैनी, अनेक, ठीक है, भ्रूणता जिसे बोलेंगे पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, पॉली मीन्स होता है अनेक, मैनी, अनेक, ठीक है, एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, ठीक है, क्या बोलेंगे, भ्रूण बोलेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें कभी कभी, ठीक है, वैसे जनरली आपका जो आपका भ्रूण होता है, एक बीज होता है, एक बीज में एक ही भ्रूण होता है, एक बीज में एक भ्रूण होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक ही भ्रूण में एक से अधिक भ्रूण हो जाते हैं, सॉरी, एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं। ठीक है, एक ही बीज में क्या हो जाएंगे, एक से अधिक भ्रूण बन जाएंगे। बहुभ्रूणता क्या होता है, इसमें मैंने बताया कि एक ही बीज में, चलो लिखेंगे इसमें, कभी कभी, कभी कभी एक ही बीज में एक से अधिक, एक से अधिक भ्रूण, एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं, बन जाते हैं, बन जाते हैं, जिसे बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण बन जाएंगे। अब ये कैसे होता है, देखो मैंने आपको जो भ्रूण पढ़ाया था, भ्रूण में क्या होता है, आपकी जो कोशिका होती है, अंड कोशिका, उसमें ऐसे दो विभाजन होते हैं, एक ऊपर वाली कोशिका, एक नीचे वाली, आधार कोशिका और शीर्ष कोशिका। ठीक है, ये जो चूषका बनती है और निलंबक बना देती है, ऊपर वाली आधार कोशिका होती है जो भ्रूण बनाएगी, इसमें क्या होता है, जनरली एक ही भ्रूण बनता है। ठीक है, लेकिन इसमें बाई चांस इसके कुछ भी हार्मोन डिसऑर्डर होता है, कुछ भी होता है, इसमें चेंज आते हैं, और इसी के अंदर क्या होते हैं, एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं, एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं, एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं, जो आपकी ऐसी गोलाकार संरचना जो होती है, इसमें एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं, और वो भ्रूण आपके बीज के अंदर रहते हैं, तो उसे बोल देते हैं बहुभ्रूणता। क्या बोल देते हैं, बहुभ्रूणता बोल देते हैं। तो सिंपल समझ लेंगे, एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण का बनना, भ्रूणों का बनना, उत्पन्न होना क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता कहलाता है। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना, बनना, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, आपका बहुभ्रूणता कहलाएगा। ओके, अब बात करेंगे इसकी भी खोज की वजह, इसकी खोज किसने की, खोज, खोज, तो इसकी खोज की बात करते हैं। इसकी खोज की थी एंटी वन लीवेनहॉक ने। क्या नाम है, एंटी वन लीवेनहॉक। ठीक है, लीवेनहॉक ने की थी इसकी खोज। कब की थी, तो ये बात करते हैं 1791 में की थी। ठीक है, कब की थी, 1791 में की थी। और ये किसमें की थी, तो भाई संतरे में की थी, संतरे में, ऑरेंज में की थी। बहुभ्रूणता की खोज एंटी वन लीवेनहॉक ने की थी 1791 में, और किसमें की थी, तो संतरे में की थी।
ठीक है, संतरे मैंने सोचा था कि इसके एक बीज में क्या बोल सकते हैं, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण थे, एक से अधिक भ्रूण थे, तो ये आपका पोलिमरियन बहुभ्रूणता खत्म, इतना सा। ठीक है, कोष उसके बारे में। अब इसमें भी क्या है, इसके केवल क्वेश्चन बहुभ्रूणता क्या है, इसमें आएगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लाभ क्या है, इसके उपयोग क्या है, ठीक है, महत्व क्या है बहुभ्रूणता का, इसके बारे में। ठीक है, इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, ये खोज लिख लेंगे आप लोग और मैच हटा देंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट बनाएंगे, आपका महत्व, उपयोग, इंपॉर्टेंस, कुछ भी लिख लो, सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो यह जो विधि होती है आपकी बहुभ्रूणता, ठीक है, ये कहाँ कारण होती है, यदि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया जो उपयोग रहते हैं हॉर्टिकल्चर, जो बागवानी होती है। ठीक है, तो बागवानी के क्षेत्र में या हॉर्टिकल्चर में क्या होती है, इसका उपयोग किया जाता है बागवानी। बागवानी में यह उपयोगी है बहुभ्रूणता, कहाँ उपयोग की जा रही है, बागवानी में उपयोगी है, मतलब हॉर्टिकल्चर में। ठीक, दूसरी बात, जो आपके फसलें होते हैं, ठीक है, फसलें होती हैं, उनमें भी इसका मतलब अलग अपना इंपॉर्टेंस होता है। इसके बाद में इसके जो पौधे के आनुवांशिक गुण होते हैं, आनुवांशिक, क्योंकि अब जो भ्रूण बनना है एक ही बनना है, ठीक है, अब भ्रूण से क्या बनेगा, नया पौधा बनेगा, तो यहां पर जो गुण जो होंगे एकदम समान होंगे, आनुवांशिक गुण या आनुवांशिक लक्षण मात्र पौधे के समान होते हैं, तो कोई वेरिएशन आने का कोई चांस ही नहीं है, पहला फायदा है। ठीक है, मतलब अलग अलग हाइब्रिड जैसा नहीं होगा, बिल्कुल एकदम पूरा सही रहेगा। दूसरी बात, इनमें जो रोग लड़ने की शक्ति होती है, यानी ये पौधे कैसे होते हैं, आपके जो पौधे बनेंगे बीजांकुर से मूलांकुर परांकुर बनेंगे, उनमें जो रोग लगेंगे वो कम लगेंगे, मतलब रोग मुक्त रहने के चांस में ज्यादा रहते हैं। तो इसमें लिख लेंगे बीजांकुर, बीजांकुर रोग मुक्त रहते हैं, रोग मुक्त रहते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या हुआ बेटा, बहुभ्रूणता। ठीक है, क्या होती है, कारण जाना हमने, कारण क्या होता है, मैंने अभी बताया था, जो आपके भ्रूण बनती है जिसे हम प्राक भ्रूण बोल देते हैं, जैसे ये वाली संरचना, आप थोड़ा सा याद करो भाई, ये चूसक था और ये इसके अंदर क्या था आपका, ये वाला प्राक भ्रूण। इसमें क्या होता है, जनरली क्या होता है, यहाँ पर एक ही भ्रूण बनता है, पढ़ाया मैंने आपको, यही आपका अंडाकार से हृदयाकार हो जाता है, फिर बीजपत्र बनाता है और इसी के अंदर भ्रूण बनता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, जो यही जो होता है आपका प्राक भ्रूण, इसमें क्या होता है, एक से अधिक क्या बन जाते हैं, भ्रूण बन जाते हैं, समझ गए ना। तो वही कहानी है यहाँ वाली। ठीक, तो इसके ये आपके महत्व हो गए। ओके, इसके बाद में इस चैप्टर में जो है, इस चैप्टर जो है ये आपका पूरा, यानी पुष्प क्या है वहां से लेकर करके असंग जनन बहुभ्रूणता तक द एंड होता है, चैप्टर आपका समाप्त हुआ। पूरी वीडियो जो आपने देखी है तो जरूर कमेंट करिए कि हाँ सर मैंने आपकी पूरी वीडियो हर एक लेक्चर को रिकॉर्ड किया है, देखा है, ठीक है, और कैसा लगा यही बताएंगे। इसके बाद में अभी मैं थोड़ा टॉपिक क्या बचा हुआ जो एनसीईआरटी में है अलग अलग वर्ड में, लेकिन वो मैं तुम्हें एक टेबल फॉर्म में दे दूंगा। क्या आते हैं, जैसे मैंने देखा सिंपल सा, फूल का कौन सा भाग क्या बनाता है, ठीक है, किसमें चेंज होता है, उसका फटाफट 2 मिनट का टाइम लगेगा, आपको एक बार में सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाएंगी। ठीक, कहीं पर इधर उधर आपको भटकना नहीं है, चैप्टर खत्म है, इस वजह से मैंने सोचा यहीं पर ही आपको इसको लिख देंगे। इसमें लिखेंगे निषेचन के बाद पुष्प और बीजांड में परिवर्तन। ठीक है, निषेचन जब हो जाता है तो पुष्प के अलग अलग भाग होते हैं, जैसे मैं बताऊं क्या क्या होते हैं। आप पढ़े हैं तो आपने पढ़ा होगा बेटा बाह्य दल पुंज, बाह्य दल, इसके बाद में दल, फिर इसके बाद में बेटा पुंकेसर, ठीक है, इसके बाद में स्त्री केसर। अब स्त्री केसर में इसके 3 भाग लिखने हैं, इसके 3 भाग लिखने हैं स्त्री केसर के।
3 भाग लिखने हैं, ठीक है, 3 भाग लिखने हैं इसमें। तो कौन कौन से? जयांक स्त्री केसरी बात करते हैं तो इसमें आपका सबसे पहले आ जाएगा वर्तिकाग्र, ठीक है, इसके बाद में वर्तिका, फिर आपका अंडाशय, इसके बाद में आपका बीजांड। ये सिंपल सा किसकी बात हो जाती है? फूल की। ये सब पुष्प भाग हैं। एक जो टिपिकल जो पुष्प देखोगे आप, फ्लावर देखोगे तो उसमें ये सब दिखेगा, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर। स्त्री केसर में आप देखोगे वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और बीजांड, ठीक। अब ये जो होंगे ये चेंज होंगे, बदलेंगे किसमें? इनमें देखो भाई, ये जो होते हैं ये गिर जाते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, ये गिर जाते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होते हैं, ये चिर लग्न रहते हैं। जैसे बेटा बैंगन की बात करते हैं, बैंगन हो गया, मिर्च हो गया, सोलिन ऐसे में लगे रहते हैं, ठीक है, चिर लग्न रहते हैं, चिर लग्न मतलब हमेशा के लिए साथ रहते हैं, चिर लग्न रहते हैं बैंगन में। बाहर दल जो रंग बिरंगे होते हैं ये तो गिर जाएंगे, गिर जाते हैं। पुंकेसर गिर जाते हैं, कोई काम नहीं। अब सुनिए स्त्री केसर का, स्त्री केसर इसमें वर्तिकाग्र होती है ये गिर जाती है। जैसे ही निषेचन हुआ, परागण हुआ, परागण में इसका काम केवल ये मंच का काम करते हैं। जैसे परागण आएगा, पोलिनेशन बढ़ेगी, परागण नीचे पहुंचेंगे, नरिगमक, बस ये खत्म। वर्तिका क्या करती है, ये भी गिर जाएगी, कहीं कहीं आपको साथ में मिलेगी, ठीक है। अंडाशय बेटा फल बना लेता है, फल। और बीजांड होता है ये बीज बना लेता है। क्या बना लेता है? बीज बना लेता है। क्लियर? अब यहां अभी खत्म नहीं हुआ है। अब बीजांड में हमने क्या क्या पढ़ा था? तो बीजांड में क्या परिवर्तन आते हैं? तो बीजांड की हम बात करते हैं सिंपल। सबसे पहले क्या आपका बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण। इसके बाद में आपका अंतःअध्यावरण, मतलब आंतरिक अध्यावरण, अध्यावरण, एक्सटर्नल एंटेगुमेंट, एक्सटर्नल इनर या एक्सटर्नल बोल देते हैं, इंटरनल एंटेगुमेंट, अंतः अध्यावरण। इसके बाद में और क्या आपका बीजांड का है, हाइलम नहीं नाभिक, नाभिका, नाभिका, हाइलम, ठीक है। कुछ लिख देंगे इसको, हाइलम लिख देंगे, नाभिक लिख देंगे, हाइलम लिख देंगे, हाइलम, ठीक। इसके बाद में और क्या इसमें भ्रूणपोष, पूरा एक बार खत्म करेंगे। चलो फिर वो लिख देंगे भ्रूण में, चलो भ्रूणपोष, अच्छा नहीं लगेगा, चलो रुक दो, इतने करके, ठीक है। बुक पढ़ेंगे, अभी एक और लिख लेंगे यहाँ पर भ्रूणपोष। उसमें क्या परिवर्तन आते हैं उसकी बात करें, उसमें कौन सी कोशिकाएं क्या बनाती हैं। चलो देखो भाई, इसका जो रहेगा आपका बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण ये क्या बनाता है आपका बीज चोल बना लेगा, बीज चोल, जिसे क्या बोलेंगे टेस्टा बना लेगा, ठीक है, टेस्टा। अंतः अध्यावरण क्या बनेगा, अंतः कवच बना लेगा, अंतः कवच। जो आपका ये दोनों एक ही साथ मिले रहते हैं, इसे टेस्टा बोलते हैं, इसे टैगमेन बोलते हैं, टैगमेन बोलते हैं, ठीक है, टैगमेन बोलते हैं। इन दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं सीड कोट, बीजा आवरण, बीजावरण, ठीक है। तो ये दोनों से बीज आवरण बनता है भाई, बीज को आवरण होता है बाह्य अध्यावरण और अंतःअध्यावरण से। बीजांड काय जो होता है ये समाप्त हो जाता है, लेकिन 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 सब में समाप्त नहीं होता मेरे भाई। ये कहीं कहीं एक चारों ओर एक छोटी सी पतली सी लेयर बना लेता है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं परिभ्रूणपोष, परिभ्रूणपोष। जैसे जैसे मैंने बोला था काली मिर्च, चुकंदर, इनमें जो है परिभ्रूणपोष बना लेता है। नाभिक ये आपको सिंपल से नाभिक के रूप में बाहर मिलता है, नाभिक में रहेगा, ठीक है। बीजांड ग्रंथ थोड़ा सा और लिख लेंगे। एक जो बीजांड ग्रंथ जो होता है जिससे जुड़ता है आपका बीजांड, बीजांड ग्रंथ, बीजांड ग्रंथ भी खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन 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 देखो लेकिन है ना, तो लेकिन किंतु परंतु अगर मगर परंतु लेकिन
ये शब्द कुछ अलग से है। यह बीजांड ग्रंथ क्या करता है आपका, जैसे लीची, लीची में क्या करता है, एरिल बना लेता है। यहां पर लिख लेंगे लीची में एरिल बनाता है, लीची में एरिल। और ये एरिल क्या होता है, जो लीची हम खाते हैं, खाने योग्य जो भाग होता है वो यही होता है, लीची में एरिल बनाता है।